हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। आज का ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी 2022 जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है और जो परीक्षा 21 मई को होने वाली है उस परीक्षा के लिए हम तैयारी कैसे करें। यानी आने वाले जो हमारे पास 130 से 135 से 140 दिन है उसके बीच में आप अपनी तैयारी कैसे करें कि एक ही बार में ये प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर पाएं और मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक विशेष निवेदन करूंगा। अगर आपके पास थोड़ा समय है इस वीडियो को पूरा देखने का तो ही इस वीडियो को आगे देखना शुरू करें, अन्यथा बाद के लिए सेव फॉर लेटर का एक ऑप्शन आता है इसमें, उसके लिए क्या कर लें, उसको बाद के लिए सेव करके रख लें। यानी कि पूरा इत्मीनान से आपको ये वीडियो देखना है और अंत तक ये वीडियो देखना है। ये वो वीडियो है जो आपकी इस युद्ध में जीतने की जो रणनीति है उस रणनीति को तय करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो को मैंने पूरे 4 चरणों में बांटा है। कौन कौन से 4 चरण है पहले समझ लेते हैं। ये स्ट्रेटजी के 4 चरण है। पहला चरण जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चरण है समझने का। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो परीक्षा होने वाली है इस परीक्षा के पाठ्यक्रम को, परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से समझ लेना है ताकि उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति को तैयार करें, अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करें और सफलता प्राप्त करें। दूसरा चरण होगा इसके अंदर योजना बनाने का। यानी कि जब हम हमारी परीक्षा की योजना को समझ जाएंगे, परीक्षा को समझ जाएंगे, सिलेबस को समझ जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं ये समझ जाएंगे, कहां से प्रश्न आ रहे हैं ये समझ जाएंगे, तो फिर एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे जिस प्लान ऑफ एक्शन पे चलने के बाद हम सफलता को प्राप्त होंगे। और तीसरा चरण इसका होगा कि जो प्लान ऑफ एक्शन हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना, यानी कि जुट जाना। और इन 3 चरण को जो सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा उसके हाथ में सफलता होगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले चरण की, जो है समझें। तो समझे में हमें समझना क्या है, हमें यह समझना है कि इस परीक्षा के लिए पैटर्न क्या है, आखिर इस परीक्षा का सिलेबस क्या है। पाठ्यक्रम जो होता है किसी भी परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। अगर आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं और आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी तो होगी, ये तो मुझे पता है कि आप इस परीक्षा को दे रहे हैं तो जानकारी तो है, लेकिन क्या उस पाठ्यक्रम की आपको समझ है। देखिए, जानकारी होने में और समझ होने में बहुत अंतर है। तो आपको ना केवल इस परीक्षा की जानकारी प्राप्त करनी है बल्कि इस परीक्षा की आपको क्या करनी है, इस पाठ्यक्रम की समझ प्राप्त करनी है। उसके बारे में मतलब इस प्रकार से हो जाना चाहिए कि 10 जो यूनिट है, 10 यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको लिटरली मौखिक याद होने चाहिए। कोई अगर आपसे आधी रात में भी जगा के पूछ ले कि बताओ फला चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक किस यूनिट के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए। पूरा की पूरा जो आपका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। दूसरी चीज, जो परीक्षा का पैटर्न है, प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है, उसको हमें समझना होगा। और इन दोनों चीजों को समझने के लिए हम क्या करेंगे, विगत वर्ष में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे। अब यहां पर मैं एक टास्क आपको भी देता हूं। एक टास्क आपको क्या देता हूं, आप क्या करें, अभी जाएं एमपीपीएससी की वेबसाइट पर और 2021 के प्रश्न पत्र को डाउनलोड करें। 21 के प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर लें, या अगर आपने एग्जाम दिया था और आपके पास पुराना पेपर है तो उसे डाउनलोड कर लें, उसको निकाल के रख लें अपने पास में। और उसमें क्या करना है, और नहीं है तो डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लें। क्या करना है, हर एक प्रश्न के साथ में जहां प्रश्न लिखा हुआ है वहां पर उस प्रश्न को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद 2-3 चीजें वहां पर लिखनी है। पहली बात, वो प्रश्न किस टॉपिक से है, यानी कि जो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के किस हिस्से से, कहां से, किस विषय से, आपको विषय भी लिखना है। और विषय के साथ साथ जिसे इतिहास से है, तो इतिहास में कहां से है, प्राचीन भारत के इतिहास से, मध्यकालीन भारत के, आधुनिक भारत के इतिहास से। और उसमें भी सब टॉपिक आपको लिखना है कि वो किस टॉपिक से वो प्रश्न पूछा गया है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, एक चीज ये समझ में आ जाएगी विश्लेषण करते समय कि कहां कहां से प्रश्न आए हैं, प्रश्नों की गहराई क्या है, ये आपको समझना है। ये एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, ये पहला टास्क है जो आपको जरूर जरूर करना चाहिए। चलिए, आपके लिए बहुत कुछ मैंने सरल कर दिया है। क्या सरल किया है, मैंने आपके लिए यह बनाया है कि 2020 और 21 2 बार जो नया सिलेबस आया है, यानी कि सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार केवल 2 बार अभी तक परीक्षा हुई है। तो इस परीक्षा में जो सिलेबस है हमारा, अक्षरशः उस सिलेबस से कहां कहां से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको क्या करना है कि जो सिलेबस है केवल सिलेबस को पकड़ के चलना है, सिलेबस के दाएं बाएं नहीं होना है। जो सिलेबस में शब्द लिखे हैं, यानी कि जो सिलेबस में लिखा केवल वो पढ़ेंगे, जो सिलेबस में नहीं लिखा वो हम नहीं पढ़ेंगे। देख लीजिए यहां पर मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और राजवंश, ये पहला टॉपिक दिया गया है यूनिट 1 के अंदर, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। इससे 2020 में 5 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन 2021 में केवल 1 प्रश्न पूछा गया। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, 20 में कोई प्रश्न नहीं आया था, लेकिन 21 में इससे 1 प्रश्न पूछा गया था। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और मूर्ति कला, तो कलाओं से संबंधित 2 प्रश्न थे, 2020 में कोई प्रश्न नहीं था। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां, इससे 2020 में भी 1 प्रश्न आया था और 21 में भी 1 प्रश्न आया था। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य, तो ये 2020 में इससे कोई प्रश्न नहीं आया, 1 प्रश्न 2021 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यकार और उनका साहित्य, दोनों वर्ष 1-1 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थल, याद रखिएगा धार्मिक यहां पर इंपॉर्टेंट है, धार्मिक और पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थलों से भी 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व, इससे 1 प्रश्न 2020 में पूछा गया था, 21 में कोई प्रश्न नहीं आया। तो ये पूरी एक यूनिट है। इस यूनिट से 2020 में 10 प्रश्न आए थे और 2021 में 9 प्रश्न आए थे। अब यहां पर आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हर यूनिट से लगभग 10 प्रश्न वो पूछेगा ही, तो आपको 10 प्रश्न मान के चलने हैं। तो ये यूनिट है। इस यूनिट में अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती है, कौन सी नहीं हो जाती है, यहां पर एक चीज हम याद रखेंगे कि इस यूनिट में जितना दिया है उतना पूरा पढ़ेंगे, इसके बाहर और कुछ पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। दूसरी यूनिट है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास की यूनिट देखेंगे तो इसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियां, ये एक ही में दे दिया, यानी प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये दोनों एक साथ दे दिया है। 2020 में इस क्षेत्र से 4 प्रश्न आए थे और 21 में इससे 7 प्रश्न आए थे। उसके बाद 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट है। 2020 में से 1 प्रश्न पूछा गया था, लेकिन 21 में नहीं पूछा गया, तो 22 में पूछे जाने की बहुत ज्यादा इस टॉपिक से संभावना है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये जो आंदोलन है इनके बारे में हमको यहां पर पढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी 3-3 प्रश्न आए हैं। इसको आप क्या मान सकते हैं, ये आधुनिक भारत का इतिहास पूरा है। स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ये इतिहास यानी भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 2020 में 2 प्रश्न आए थे और 2021 में 1 प्रश्न। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स कब समाप्त किया था, वो कब से संबंधित है, वो यहीं से संबंधित है। राज्यों के पुनर्गठन को लेकर 1 प्रश्न आया था, तो वो इस टॉपिक से संबंधित है। तो इस प्रकार 2020-21 में भी इससे 10 और 11 के बीच में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी एक यूनिट से 10 प्रश्न आ रहे हैं, ये आपको मान के चलना है। यूनिट तीसरी है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में मध्य प्रदेश के वन उत्पाद, वन्य जीवन, नदियां, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन इससे जो 2020 में प्रश्न आए थे वो 2 प्रश्न और 21 में 1 प्रश्न पूछा गया था। मध्य प्रदेश की जलवायु से हर वर्ष 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन, इससे 3 प्रश्न 20 में पूछे गए थे, 2 प्रश्न पूछे गए हैं 2021 में, यानी आखिरी जो परीक्षा हुई थी। मध्य प्रदेश में परिवहन, प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, ये दोनों साल से मध्य प्रदेश का जो पीएससी है, आयोग है, उसका बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है। 3 प्रश्न 2020 में पूछे गए थे और 5 प्रश्न 2021 में, खासकर जो परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित और जल विद्युत परियोजनाएं जो खासकर हैं उनसे खूब प्रश्न पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग, इनसे भी 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी दोनों वर्ष इससे 12-12 प्रश्न आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। भले ही 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये पढ़ना, अन्य जैसे इतिहास पढ़ेंगे आप, इतिहास के 10 प्रश्नों को कवर करने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसकी अपेक्षा ये 10 प्रश्न 12 प्रश्न कवर करने के लिए कम पढ़ना पड़ेगा। तो आगे हम इसकी योजना कैसे बनाएंगे उसको भी मैं समझाऊंगा। फिलहाल तो ये समझ लीजिए कि कहां कहां से प्रश्न आ रहे हैं और टॉपिक में बिल्कुल अक्षर सा वहीं से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, विश्व और भारत के भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषता और प्राकृतिक क्षेत्र, ना 2020 में इससे कोई प्रश्न आया, ना 2021 में कोई प्रश्न आया, तो 2022 में इससे आने की संभावना
बनती है। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संसाधन, जल, कृषि, वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी, इससे 5 प्रश्न पूछे गए थे 2020 में और 3 प्रश्न पूछे गए हैं 2021 में। भारत का भूगोल है ये। सामाजिक भूगोल में जहां जनसंख्या संबंधी जानकारी की बात थी वहां एक एक प्रश्न दोनों वर्ष पूछा गया। आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक और मानव संसाधन, जहां उद्योग और परिवहन के साधन की बात थी, 2020 में केवल एक प्रश्न आया था, 21 में कोई प्रश्न इससे नहीं आया। अब विश्व के भूगोल की बात करें तो विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां और पहाड़, इनसे 2020 में तो एक प्रश्न आया था, लेकिन 2022 में 5 प्रश्न पूछ लिए गए। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, इससे दो प्रश्न पूछे गए हैं। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, इससे 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था, 21 में कोई प्रश्न नहीं आया। उसके अलावा भौतिक भूगोल, जो भौतिक विशेषताएं प्राकृतिक क्षेत्र है, इससे भी कोई प्रश्न यहां पर नहीं पूछा गया, ये ऊपर वाला ही रिपीट हो गया है ना, तो इससे भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो इस बार 2011 और 2020 और 21 में 11 प्रश्न पूछे गए हैं विश्व के और भारत के भूगोल को मिलाकर। अब पांचवी जो यूनिट है वो 2 पार्ट्स में बटी हुई है। पांचवी यूनिट का पहला हिस्सा है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और दूसरा है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो जो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है उसमें गवर्नर, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय, ये 4 टॉपिक हैं और इनकी वेबसाइट से सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट में गवर्नर, मंत्रिपरिषद और विधानसभा के बारे में काफी कुछ डिटेल है और वहीं से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। उसी प्रकार से उच्च न्यायालय की भी वेबसाइट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनकी डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा। हालांकि हमारे जो नोट्स दिए हैं एग्जाम गुरुजी के, उसमें हमने उन्हीं वेबसाइट से पूरा डाटा लेकर आपको प्रोवाइड कराया है। तो 4 प्रश्न पूछे गए थे 2020 में और 3 प्रश्न पूछे गए थे 2021 में। मध्य प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन त्रिस्तरीय व्यवस्था से 1 प्रश्न पूछा गया था 2020 में और 21 में पूछे गए थे 2 प्रश्न। इस प्रकार से 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं इस यूनिट की, 5वीं यूनिट की पार्ट ए से। पार्ट बी जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, उसमें मध्य प्रदेश की सांख्यिकी और जनगणना से 1-1 प्रश्न पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास से, योजना वगैरह से 1-1 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रमुख उद्योग से 1 प्रश्न पूछा गया था 21 में, 20 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। और मध्य प्रदेश की जातियां, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जातियां, जनजातियां, उनके कल्याण के लिए क्या क्या योजना है, उससे संबंधित 2 प्रश्न आए थे 2020 में और 1 प्रश्न आया था 2021 में। तो इस प्रकार से 4-4 प्रश्न इनसे पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से इस यूनिट से, जो 5वीं यूनिट है जो 2 पार्ट्स में बटी हुई है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, उससे 5 प्रश्न और अर्थव्यवस्था, उससे 4-4 प्रश्न आ रहे हैं। तो 5 प्रश्न ही हम मान के चलेंगे कि इस यूनिट से भी 10 प्रश्न आप पूछे गए हैं। अब अगली है 6वीं यूनिट। 6वीं यूनिट क्या कहती है, संविधान, सरकार और भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमी। इससे किसने प्रश्न आए हैं, तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 और 1935, इससे 1-1 प्रश्न पूछे गए हैं। संविधान सभा से 1 प्रश्न और 2021 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। संघ के कार्यकारी, राष्ट्रपति और संसद से 2 प्रश्न 2020 में, 21 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों से 2020 में 1 प्रश्न आया, 2021 में 2 प्रश्न आए थे। संवैधानिक संशोधन 1-1 प्रश्न दोनों वर्ष पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक प्रणाली दोनों वर्ष 1-1 प्रश्न पूछा गया। ये तो हुआ हमारा कौन सा पार्ट, ये पार्ट हो गया यहां पर भारत का अर्थव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था। अब भारत के भूगोल से देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था से देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेश व्यापार, आयात निर्यात, इससे 2 प्रश्न पूछे गए और वित्तीय संस्थान जो है उनसे 1 प्रश्न पूछा गया। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उससे केवल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 2020 में 2 प्रश्न पूछे गए थे और 2021 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पूछे गए थे। अधिकांश प्रश्न इसमें कहां बन रहा है, इसमें अधिकांश प्रश्न बन रहा है पॉलिटी से। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अच्छा, पॉलिटी से जो प्रश्न बन रहे हैं तो कुल 9 प्रश्न, यानी कि जो 2 बचे, 2 में से कितने बचे, 7 प्रश्न पॉलिटी से बने थे 2020 में और 2021 में भी क्या हुआ है, यहां पर 11 में से 3 गए तो 8 बचेंगे यहां पर। तो 8 प्रश्न किससे बचे थे, पॉलिटी से बने थे। तो ये आपको याद रखना है कि इस प्रकार से प्रश्नों को वहां पर पूछा जा रहा है। तो कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट है, उसको हम ध्यान रखेंगे। 7वां विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें विज्ञान के मूल सिद्धांत, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूरा आ जाता है। 2020 में 1 प्रश्न था, 2021 में इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष, इससे 2 प्रश्न 2020 में
और 2021 में 2 प्रश्न और 2020 में 1 प्रश्न पूछा गया। पर्यावरण जैव विविधता 1 प्रश्न, 21 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। पारिस्थितिकी प्रणाली 1 प्रश्न, 21 में कोई प्रश्न नहीं आया। पोषण, भोजन, पोषक तत्व दोनों वर्ष कोई प्रश्न नहीं आया। मानव शरीर 20 में 1 वर्ष 1 प्रश्न आया और 21 में 3 प्रश्न आए। कृषि उत्पाद प्रौद्योगिकी 2020 में 1 प्रश्न आया था, 21 में कोई प्रश्न नहीं आया। खाद्य प्रसंस्करण 2020 में 1 प्रश्न आया था और 21 में कोई प्रश्न नहीं आया। स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम 2020 में 1 प्रश्न आया था, 2021 में इससे 2 प्रश्न पूछ लिए गए। और प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, इससे 2020 में 1 प्रश्न और 2021 में भी 1 प्रश्न, यानी इस यूनिट से भी 8 और 9 प्रश्न, यानी 8, 9, 10 प्रश्न के आसपास पूछे जा रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो कि 7वीं यूनिट है। अब बात करेंगे 8वीं यूनिट। 8वीं यूनिट जो है वर्तमान, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामले, यानी कि करंट अफेयर, और इसमें स्पोर्ट्स को भी साथ में पढ़ना है, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्थान, ये करंट में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्थान है उनसे 3 प्रश्न 2020 में और 4 प्रश्न 2021 में। प्रमुख घटनाएं, ये 3 प्रश्न 2020 में और 4 प्रश्न 2021 में। यहां पर भारत और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खेल संस्थान, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, इसमें करंट के अलावा जो पीछे वाला डाटा होता है, यानी कि जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जो जीके वाला पोर्शन होता है, उससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 4 प्रश्न इससे 2020 में पूछे गए थे और 2 प्रश्न 2021 में। तो इस प्रकार से करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है, करंट अफेयर प्लस स्पोर्ट्स के रूप में आप इसे पढ़ेंगे। तो यहां पर इससे क्या पूछे गए हैं, 10 प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं। अब बात करेंगे 9वीं यूनिट, जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इससे 5 प्रश्न पूछे गए और 3 प्रश्न पूछे गए थे 2021 में। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा, इससे 3 प्रश्न 2020 में और 2 प्रश्न 2021 में। ई शासन से 2020 में कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन 21 में 1 प्रश्न था। इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स, 2 प्रश्न पूछे गए दोनों वर्ष। और ई कॉमर्स से इस बार 2 प्रश्न आए थे, जहां पर 2020 में कोई प्रश्न नहीं आया था। इस यूनिट से भी 10 प्रश्न पूछे गए हैं। अब अंतिम और 10वीं यूनिट जो है, जो कि आयोग है, आयोग में देखेंगे तो भारत चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग से 1-1 प्रश्न दोनों वर्ष पूछे गए। राज्य चुनाव आयोग से 2 प्रश्न 2020 में पूछे गए थे, 21 में 1 प्रश्न आया। संघ लोक सेवा आयोग से 1 प्रश्न आया, 2021 में कोई प्रश्न नहीं था। एमपीपीएससी से 1 प्रश्न 2020 में था, 2022 में 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 1 प्रश्न आया, 2022 में 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2021 में सॉरी। नीति आयोग से 1 प्रश्न पूछा गया था, 2021 में कोई प्रश्न नहीं आया। मानव अधिकार आयोग से 1-1 प्रश्न दोनों वर्ष पूछ लिए गए। महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग से कोई प्रश्न अभी तक नहीं आया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग से केवल 2021 में 1 प्रश्न आया था। पिछड़ा वर्ग आयोग से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। सूचना आयोग से 1 प्रश्न 2022 में पूछा गया था। इस प्रकार से 2020 में 10 प्रश्न पूछे गए थे और 2022 में 9 प्रश्न पूछे गए। तो ये भी हमें मान के चलना है कि इस यूनिट से भी 10-10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब ये आखिर हमने इतनी पूरी लंबी चौड़ी कायावत की क्यों है, आखिर ये हमने इसको इतना पूरा डिटेल में समझा क्यों है कि कहां से प्रश्न आ रहे हैं, कहां से प्रश्न नहीं आ रहा है। इसके 2 कारण है। पहला कारण तो ये है, आपको ये भरोसा हो जाना कि जो आयोग ने नया सिलेबस जारी किया है, उसमें जो यूनिट है, उसमें हर एक यूनिट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लगभग 10, किसी से 12 तो किसी से 8, किसी से 9, इस प्रकार से। लेकिन हम यही मान के चलेंगे हर यूनिट से 10 प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो हर एक यूनिट इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें एक और चीज है, क्योंकि हर एक यूनिट भले ही अंक समान दे रही है, लेकिन उनका सिलेबस समान नहीं है। कोई यूनिट ऐसी है, इतिहास जैसी यूनिट, उससे 10 ही प्रश्न आएंगे, लेकिन उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। कोई यूनिट जो आयोग वाली है, बहुत छोटी सी यूनिट है, लेकिन उससे भी आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे। कंप्यूटर वाली है, वो भी छोटी यूनिट है, उससे भी 10 प्रश्न मिल जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अगला जो हमारा चरण होगा वो है योजना बनाने का। क्योंकि अभी तक हम क्या कर चुके हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझ चुके हैं, एग्जाम के डेप्थ को समझ चुके हैं, एग्जाम कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है उस चीज को हम समझ चुके हैं। अब हम अगली योजना की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि अब हमें योजना बनानी है। तो योजना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि सिलेबस को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। कौन कौन से 2 हिस्से होंगे? पहला हिस्सा होगा वो यूनिट जो कि पढ़ने में आसान है या कम पृष्ठों में उनको हम पढ़ सकते हैं और ज्यादा स्कोरिंग है। कौन कौन सी यूनिट है? तो एमपी की 3 यूनिट इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य,
मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की सांविधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। ये एमपीजी के पूरा के पूरा ये है, ये एमपीजी के है। अब एमपीजी के से कितने प्रश्न बन रहे हैं, तो लगभग यहां पर 30 प्रश्न जो बन रहे हैं वो एमपीजी के से बन रहा है। अब एमपीजीके को पढ़ने के लिए लगभग एग्जाम गुरुजी के नोट्स की आप बात करेंगे तो 250 पृष्ठ की एक पुस्तक है, वो मोर देन सफिशिएंट है, पर्याप्त है। पिछली बार के आप प्रश्न पत्र उठाइए और एग्जाम गुरुजी की बुक उठा लीजिए, आपको अधिकांश प्रश्न वहां से मिल जाएंगे। पूरे एग्जाम गुरुजी की जो आपको नोट्स दिए थे और जो यहां पर क्लासेस हुई थी, राहुल सर ने क्लासेस ली थी, अंकित सर ने क्लासेस ली थी, उन क्लासेस से ही सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो आपने अगर इतना पढ़ा होगा, 250 प्रश्न पढ़ेंगे तो ये 30 अंक आसानी से आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा वर्तमान, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामले, साथ में इसमें स्पोर्ट्स को भी जोड़ देंगे। उससे भी लगभग 100 प्रश्न की बुकलेट आपको मार्केट में कोई भी मिल जाएगी करंट अफेयर की, साथ में 30-40 पेज का आपको स्पोर्ट्स पढ़ना है जो एग्जाम गुरुजी के नोट्स में है, तो आप देख लेंगे तो वहां से भी 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इससे भी 10 प्रश्न आ रहे हैं, ये भी लगभग 100 पृष्ठ में आराम से इसको कवर किया जा सकता है। ये पृष्ठ कौन से हैं, जो एग्जाम गुरुजी के नोट्स हैं, उन नोट्स में इसको इतने लगभग इतने पृष्ठों में कवर किया गया है। उसके अलावा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संवैधानिक आयोग तो बहुत छोटा सा 50 प्रश्नों में ही कवर हो जाएगा और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, यहां से भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आधा सिलेबस से ज्यादा 60% सिलेबस को कवर करने में केवल 500 पेजेस जो एग्जाम गुरुजी के नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, आप अगर किसी दूसरे सोर्स से पढ़ रहे हैं तो ये 600 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इतने में आप सिर्फ 60% जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में आप वो टॉपिक लेंगे जिनसे वेटेज थोड़ा कम है लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है जिनका, जैसे भारत का इतिहास पूछे जा रहे हैं, केवल 10 प्रश्न है लेकिन लगभग 250 से 300 पेज की आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, तब जाके भारत का इतिहास आपका कवर होगा। विश्व और भारत का भूगोल लगभग 200-250 पेज की बुक पढ़ेंगे, तब जाके 10 प्रश्न कवर करेंगे। संवैधानिक सरकार और भारत की अर्थव्यवस्था, यहां से भी लगभग 200 पेज की आप बुक पढ़ेंगे, तब जाके ये 10 प्रश्न कवर होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी लगभग 200 से 250 पेज की बुक पढ़ेंगे, तब जाके ये 10 प्रश्न कवर होंगे। तो इधर ये 40 प्रश्नों को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 850 से 1000 पेज लगभग पढ़ने पड़ेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब यहां पर स्ट्रेटजी हमें क्या अपनानी है, रणनीति हमें क्या अपनानी है। हम क्या करेंगे, हमारे पूरे सिलेबस को इस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट वो जिसमें कम पढ़ना है और ज्यादा स्कोर करना है, दूसरा पार्ट वो जिसमें ज्यादा पढ़ना है लेकिन कम स्कोर करना है। अब आप कहेंगे साहब इसको छोड़ देते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, पढ़ना ये भी है, पढ़ना ये भी है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, 4 से 5 बार इस पूरे सिलेबस को इस प्रकार से पढ़ लेंगे कि 60 में से कम से कम आपको यहां पर 50-55 नंबर स्कोर कर लें, 5 ही अंक आपके इधर उधर होने चाहिए, इतना इसको मजबूत कर लेना। इधर ये 40 है, इस 40 में से अगर आप इधर अगर 55 नंबर लेकर आ जाते हैं तो उधर आपको क्या करना पड़ेगा, 40 में से 20-25 नंबर भी आप ले आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा 75 और 80 का आप मान के चलें कि कम से कम 80 स्कोर आपको करना है, टारगेट लेके चलें कि 80 स्कोर आपको करना है। तो यह स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि यहां जो कम, इसको 10 बार पढ़ लो ना यार, कैसे पढ़ना है 10 बार वो भी बताऊंगा मैं, लिटरली कितनी बार पढ़ सकते हैं वो भी बताऊंगा। इसको भी पढ़ना है, छोड़ना ये भी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको पढ़ने की अपेक्षा एक और इसके साथ क्या किया जा सकता है, इसके एमसीक्यूज ज्यादा हल किए जा सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है, एमसीक्यूज तो इसके भी करने हैं लेकिन उसके आप एमसीक्यूज को सॉल्व करके जो घटना चक्र आती है उससे भी इसका काम आप आसानी से चला सकते हैं। यहां पर ये बहुत डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना उनको भी मैं फिर कह रहा हूं, एक बार तो पूरा सबको 1 से 2 बार पूरा सिलेबस पढ़ना, ए से लेके जेड तक, अदरवाइज आपका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये टॉपिक बड़े लेंदी हैं तो आप इनको छोड़ के सिलेक्शन पा लोगे, नहीं, लेकिन ये वो टॉपिक हैं जिनसे आपको सिलेक्शन लेना ही होगा। तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए, एग्जाम गुरुजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम गुरुजी की वेबसाइट पे जाइए, एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन पर जाके नोट सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको प्रिंटेड नोट सेक्शन में 1299 के ऑफर में ये आपको अभी अवेलेबल है, मिल जाएंगे। 2022 के लिए हमने पूरा अपडेट इनको कर दिया है, अपडेटेड नोट्स हैं, तो आप जरूर से जरूर इनको क्या कर लें, अभी जाके बुक कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो 2021 के जो नोट्स थे उसकी अपेक्षा काफी कुछ इसमें चेंजेस हमने किए हैं। चलिए
अब हम यहां पर आप देखेंगे योजना बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, एक छोटी सी कहानी के साथ अब मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि योजना आप बना रहे हो, योजना बनाते समय और इस पूरी, अगर बिना योजना बनाए आप पढ़ोगे तो क्या होगा और योजना बना के पढ़ोगे तो क्या होगा, इसके लिए बहुत छोटी सी संक्षिप्त में एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। और आप में से 99% उसी कंडीशन में है, ये जान लीजिएगा। कैसे? मैंने आपको एक टास्क दिया, टास्क आपको यह दिया गया कि आपको इंदौर से चलना है और भोपाल पहुंचना है। कहां पहुंचना है? इंदौर से चल के भोपाल पहुंचना है। तो आपने कैलकुलेशन लगाया कि इंदौर से भोपाल की दूरी लगभग कितनी दूरी है भाई? 170 किलोमीटर के बीच की दूरी है। हमारे पास 3 साधन है यहां पर पहुंचने के लिए। हम बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, या अपनी पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। पर्सनल व्हीकल से भी आप यहां पर पहुंच सकते हो। आप तीनों में से कोई एक साधन को चुनेंगे और अपनी जो स्थान है इंदौर से भोपाल पहुंच जाएंगे या भोपाल से इंदौर पहुंच जाएंगे। बहुत सीधा रास्ता है। आपको पता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर स्पीड से यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की लगभग रफ्तार से चलूंगा या 50 से 55 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलूंगा तो क्या पहुंच जाऊंगा मैं? लगभग 3 घंटे में मैं भोपाल से इंदौर या इंदौर से भोपाल पहुंच जाऊंगा। आपके पास में सारे कैलकुलेशन है, ये रास्ता बिल्कुल सीधा है। आप भटकोगे नहीं। आपको पता है कि मुझे कहाँ में जाना है, आपको पता है मुझे कैसे जाना है, आपको समय भी पता है, तो आपको वहां पहुंचने की तारीख भी पता है, यानी कि आपके पास एकदम चीजें क्लियर है, तो आप पहुंच जाएंगे। चलिए अब इसके जस्ट अपोजिट कर लेते हैं। अब पढ़ाई में भी ऐसा ही है। पढ़ाई में कैसा है इसको थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अब पढ़ाई में क्या है, आपको पता है कि आपकी परीक्षा यानी आपकी डेस्टिनेशन 21 मई है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको सिलेबस पता है। सिलेबस पता है कि आपको लगभग 1400 पेज पढ़ने हैं। एग्जाम गुरुजी के नोट्स के हिसाब से, बाकी भी कोई सोर्स पढ़ेंगे तो लगभग 1400-1500 पेजेस होंगे, सब कुछ पूरा मटेरियल मिलाकर आप पढ़ेंगे तो अब आपको कैलकुलेशन ये करना है कि 1400 पेज पढ़ने हैं, 21 मई तक पढ़ना है, यानी आपके पास दिन लगभग 130 से 135 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। आप वीडियो कब देख रहे हैं उसके अनुसार। अब इस 130 से 35 दिनों में अगर आपको इन 1400 पेजेस को 2 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है, तो आप कैलकुलेशन निकाल के रख लीजिए कि आपको डेली कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे। मात्र मैं बताता हूं आपको, अगर डेली यानी प्रतिदिन आप 40 से 50 पृष्ठ भी पढ़ते हैं तो भी इस पूरे समय में इस पूरे सिलेबस को कम से कम आप 3 से 4 बार पढ़कर खत्म कर सकते हैं, अगर यह रास्ता अपनाया तो आपने। लेकिन अब आप में से 99% लोग क्या करेंगे वो भी जान लीजिए, नहीं अपनाएंगे ये रास्ता। क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपके पास कोई योजना नहीं है कि कब पढ़ना है, क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना और कहां से पढ़ना है। अभी तो आप में से बहुत से लोग क्या करेंगे, एक ही सब्जेक्ट की कम से कम 10-10 से 12-12 किताबें इकट्ठी करेंगे, बुक्स इकट्ठी करेंगे, फिर उसमें पीएचडी टाइप का पढ़ेंगे, जैसे उसमें से सब कुछ खोज लेना है। पीएचडी भाई मत करो, ये पीएचडी नहीं करना है आपको, महाज्ञानी नहीं बनना है, पंडित नहीं बनना, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो उसके लिए क्या करना है, 10 किताबें एक एक बार पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, एक किताब को 10 बार पढ़ लो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां पर, अब आप में से अधिकांश लोग क्या करेंगे, पहले दिन एमपीजी के पढ़ा, दूसरे दिन अच्छे से पढ़ लिया एमपीजी के, दूसरे दिन इतिहास उठा लिया, वो भी ठीक ठाक पढ़ लिया, तीसरे दिन भूगोल उठा लिया, वो भी पढ़ लिया, चौथे दिन पॉलिटी उठा लिया, 5वें दिन कुछ और सब्जेक्ट, 6वें दिन कुछ और सब्जेक्ट, 7वें दिन कुछ और सब्जेक्ट। एमपी की 3 यूनिट पढ़ी थी, मालूम पड़ा 10वें दिन जाकर फिर आप एमपी पढ़ रहे हो, वही पहली 3 यूनिट, और सब पूरा गटमट कर दिया। इस प्रकार से ऐसे ही पढ़ते आप लोग, आपको कोई पता नहीं कि कहां कब पढ़ना है। कभी इतिहास पढ़ रहे हो, कभी भूगोल पढ़ रहे हो, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कभी एमपी पढ़ रहे हो, कभी ये आयोग पढ़ रहे हो, कभी वो आयोग पढ़ रहे हो, यानी एक सिलसिलेवार तरीके से आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। होता क्या है इसमें, होता यह है कि जो आपकी जर्नी 170 किलोमीटर की थी, उस जर्नी को आप क्या करेंगे, उस जर्नी को आप बढ़ाकर करेंगे 1700 किलोमीटर, और इन 1700 किलोमीटर में भी आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी। ये उसी प्रकार से है कि आप इंदौर से चले देवास पहुंच जाएं,
देवास से उज्जैन पहुंच जाएं, उज्जैन से मक्सी आ जाएं, मक्सी से वापस देवास आ जाएं, देवास से फिर इंदौर आ जाएं, फिर इंदौर से आष्टा पहुंच जाएं, आष्टा से फिर देवास आ जाएं, देवास से फिर कन्नौज पहुंच जाएं, उधर से फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के बाद सीहोर पहुंच जाएं, सीहोर से वापस देवास आ गए, देवास से फिर इंदौर आ गए, इंदौर से चले तो फिर मक्सी पहुंच गए, मक्सी से चले आष्टा पहुंच गए, आष्टा से सीहोर पहुंच गए, फिर बीच में फंदा पहुंचे, फिर वहां से वापस आ गए। तो इस प्रकार से मतलब क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी जर्नी को, अपने रास्ते को इस प्रकार से आपने उलझा लिया है, जबकि ये रास्ता बिल्कुल सीधा था। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको पता है, आपके पास लिमिटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट से यही पढ़ना है, एग्जाम गुरुजी के नोट्स पढ़ने तो इससे पूरे पढ़ना है, 3-4 बार इसको पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर कमी लग रही कि मुझे ऐसा है कि इसमें और आवश्यकता है, तो फिर दूसरी या कोई और अन्य सोर्स उठा के देखेंगे, या XYZ जो भी आपको नोट्स सोर्स जहां से भी पढ़ना है आपको पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे पास ये टोटल सोर्स है, आज इतना मटेरियल है, 1000 पेज का, 2000 पेज का है, मेरे पास 120, 125, 135 दिन है, तो मुझे पर डे कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? 50 पेज पर डे पढ़ूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, 100 पेज पर डे पढ़ूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, और इस पूरे सिलेबस को 3 बार खत्म करना है तो मुझे कब कब कितना पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पूरा के पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और इसी समस्या को हल करने के लिए एग्जाम गुरुजी ने एक बहुत शानदार इनिशिएटिव आपके लिए स्टार्ट किया है। यह हमारा एमपीपीएससी 2020 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम। एक वीडियो में डिटेल में बनाऊंगा इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। केवल 999 रुपए में इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां अगले 135 दिन में हम आपका पूरा सिलेबस कम से कम 3 बार आपको कंप्लीट करवाएंगे। पढ़वाने का लेकर कि आप 3 बार पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, कम से कम 6000 से लेकर 8000 MCQ सॉल्व कर लेंगे हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद में। काम क्या होगा इस प्रोग्राम में, क्या कैसे पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आप ये जान लीजिए, केवल 999 रुपए में मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप, यानी हर दिन आपकी जो प्रोग्रेस है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी आपको देखा जाएगा कि आप इंदौर से चले थे तो देवास ही पहुंचे हो ना, ऐसा तो नहीं कि देवास से चलने के बाद आपको आष्टा सोनकत पहुंचना, आष्टा पहुंचना, उसके बाद सीहोर पहुंचना, उसके बाद आप भोपाल पहुंच जाना है। ये जो जर्नी है आपकी कि कहीं पहुंच रहे हो, फिर वापस आ रहा हो, फिर पीछे आ रहा हो, ये जर्नी, और अंत में पता ही नहीं चल रहा है कि क्या तो पढ़ा और क्या छूटा है। आप में से 99% लोगों का सिलेबस आखिरी तक एक बार भी पूरा नहीं हो रहा, और इस प्रोग्राम के तहत मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपका सिलेबस 3 बार एक एक चीजों को पढ़ने के बाद पूरा होगा। तो इस जर्नी को ऐसे, और आप भी इसको आसान कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इंसान क्या है, मानवीय स्वभाव है हमारा मानवीय स्वभाव क्या है कि जब तक हमारे दिमाग को कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, कोई उसको मेंटर करने वाला नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इधर उधर भगेंगे। और ये प्रोग्राम जैसे घोड़े, तांगे में जुते हुए घोड़े को देखा ना आपने, उसके आगे ऐसे 2 लगा दिए जाते हैं ताकि वो इधर देखे ना इधर देखे, सीधा रोड पे देखे। तो ये प्रोग्राम वही करेगा कि आपको इधर उधर के भटकाव से बचा लेगा। आप भी खुद के लिए अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, आप खुद भी ये कर सकते हैं अगर नहीं ज्वाइन करना। बाकी खुद से कई बार क्या करते हैं, हम हीला हवाली कर लेते हैं, लेकिन इसमें आप हीला हवाली नहीं कर पाओगे। चलिए, अब आपको लक्ष्य तय करना है अपने लिए। क्या लक्ष्य तय करना है कि जो पूरा सिलेबस है उसको कम से कम 2 से 3 बार आप पूरा पढ़ लोगे। ये पहला लक्ष्य आपको तय करना है। अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है, पूरा सिलेबस यानी ए से लेकर जेड तक की यात्रा आपको 3 बार करनी है। 3 बार पूरे सिलेबस को पढ़ना, और ये पर्याप्त समय आपके पास पढ़ने के लिए। दूसरी चीज आपको करनी है, कम से कम 6000 से लेकर 8000 के बीच में MCQs लगाने हैं। MCQs कहां से लगाओगे? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सही जगह है एग्जाम गुरुजी की टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया गया है, एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन में आपको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मिल जाएगा। हमने क्या किया है, आपके लिए पूरे 100 टेस्ट बनाए हैं, पूरे 100 टेस्ट बनाए हैं। और इन 100 टेस्ट के अंदर क्या किया है हमने आपको, इसमें FLT भी है, 10 FLT है, 20 यूनिट वाइज, यानी हर एक यूनिट जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट के 2 टेस्ट हैं। उसके अलावा फिर बाकी जो आपके बच रहे 70, वो क्या है आपके टॉपिक वाइज, यानी टॉपिक पढ़ते जाओ, टेस्ट लगाते जाओ, टॉपिक वाइज टेस्ट है, ताकि जितना पढ़ रहे हो, जितना पढ़ लिया उसका टेस्ट लगा लो, जितना पढ़ लिया उतना। और इस बार का हमारा लक्ष्य, पिछली बार हमारे इस प्रोग्राम में 20,000 प्लस स्टूडेंट थे, इस बार का हमारा लक्ष्य 50,000 स्टूडेंट्स का, ताकि 50,000 स्टूडेंट के बीच में आपकी स्थिति क्या है ये भी तो जांच लो आप। अच्छा, क्या एग्जाम गुरुजी से ही लगाने भी, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, आप कहीं से भी MCQ लगा सकते हो। आप क्या कर लो, एग्जाम गुरुजी के अलावा और सोर्स में बता देता हूं आपको कहां से आप लगा सकते हो। घटना चक्र की बुक आती है,
घटना चक्र से लगा सकते हो। और भी मार्केट में बहुत सारी बुक मिल जाएंगी जहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन हमने क्या है, विशेष क्वेश्चन तैयार किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आपको क्या करनी है, कुछ विशेष सावधानियां बरतनी है। विशेष सावधानियां क्या बरतनी है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। अगर आपको 170 किलोमीटर की जर्नी को 1700 किलोमीटर नहीं बनाना है तो एक प्रतिदिन आपको पर डे क्या पढ़ना है, यह चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कितना प्रतिदिन पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है कि आप में से 99% लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद अति उत्साहित हो जाएंगे और अति उत्साहित होने के बाद डे 1 पे ही क्या कर लेंगे, एक आत्मघाती प्रयास करेंगे। डे 1 पे ही अपने लिए एक बढ़िया सी योजना बनाएंगे और योजना में क्या करेंगे, 100 पेज पढ़ने का लक्ष्य रख लेंगे। और वो 100 पेज आप पहले दिन पढ़ेंगे नहीं तो दूसरे दिन 100 के बाद 2 भी नहीं पढ़ेंगे, मतलब 2 से मतलब है 10 भी नहीं पढ़ेंगे सही से, तीसरे दिन 5 भी नहीं पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे आप क्या करते हैं, आप में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, जब योजना बनाते हैं तो पहले दिन ही इतना बड़ा लक्ष्य अपने सामने रख लेते हैं और वो जब पूरा नहीं होता डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो भटकते रहते हैं। तो करना क्या है, हमें पहाड़ को ऐसे नहीं चढ़ना कि पहले दिन सबसे ऊपर से चलें, हमें पहाड़ को ऐसे चढ़ना है। पहले कम कम छोटा छोटे कदम बढ़ाएंगे तो ऊपर धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये एक दिन पहले यानी आज सोने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कल के लिए आपका टास्क क्या है पढ़ने का। अगर ये आपको आज पता है तो यकीन मानिए कल आपको उस चीज को करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो हमारा मानवीय मस्तिष्क है, इंसानी स्वभाव है, वो कुछ इस प्रकार से ढला हुआ है कि जब तक हमारे पास किसी भी चीज को करने के लिए डेडलाइन नहीं आती तब तक हम उस काम को करते ही नहीं है। इसे आप अपने घर के बिजली के बिल से समझ सकते हैं। मोबाइल में भी आप रिचार्ज कब करते हैं, या तो वो खत्म हो जाता है तब दूसरे से कहते हैं यार 2 मिनट तेरा हॉटस्पॉट दे दे, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके अपना रिचार्ज कर लेता हूं। जबकि आपको पता था कि रिचार्ज कब खत्म होने वाला, लेकिन जब खत्म हुआ डेडलाइन आ गई आखिरी में। उसी प्रकार से बिजली का बिल, यानी हमारा ये स्वभाव है कि हमें पता ही नहीं है कि कल क्या पढ़ना है तो आप कुछ भी पढ़ लोगे। तो ये नहीं करना है, एक दिन पहले। और मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आपको यही चीज प्रोवाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब। कि ऐसा भी नहीं कि आप पहले दिन ही इतना खा लो कि उसे 4 दिन पचा नहीं पा रहे हो, या ऐसा भी नहीं कि इतना कम खाया कि भूखे मर गए। तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे आपके लिए। दूसरी चीज, एक विषय के लिए, एक टॉपिक के लिए एक पुस्तक या एक नोट्स का सहारा लेंगे। आज ही से कसम खा लो कि इस जो 10 सब्जेक्ट हैं उन 10 सब्जेक्ट के सामने लिख दो कि मेरे पास इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ये पुस्तक है, ये एग्जाम गुरुजी के नोट्स, ये XYZ जो भी आपको पढ़ना उससे ये लिख दो। बाकी पुस्तकें अगर आपके पास में हो तो उन्हें उठाओ, बोरी में बांधो और ऐसी जगह पटक दो घर के अंदर जहां आप देखते भी नहीं हो। केवल वो 10 पुस्तकें आपको अपनी टेबल पर रखनी है, बाकी सब कबाड़ को वहां से हटा देना है। तभी आप इस सिलेबस को 2 से 3 बार पूरा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज, लगभग एग्जाम गुरुजी के नोट्स हैं वो 1350 पेज के नोट्स हैं, इनको आपको 30 दिन में पढ़कर पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हम आपको क्या करना है, लगभग देखिए नोट्स को पेजेस से नहीं पढ़ा जाता, मैं फिर भी बता देता हूं, लेकिन आपको इतना पहले से तय करके लेना है कि कोई सिलेबस, कोई टॉपिक है वो 10 पेज में पूरा हो रहा है तो उन 10 पेज के उस टॉपिक को हम पहले दिन पढ़ लेंगे। इस प्रकार से उसको हम डिवाइड करेंगे। तो लगभग अगर आप 40 से 50 पेज पर डे पढ़ते हैं और एक अच्छे से पढ़ने में 10 से 12-15 पेज पर घंटे, 1 घंटे या एक सेटिंग, घंटे से मैं नहीं आपको सलाह दूंगा, आप पढ़ें 40 से 45 मिनट की एक सेटिंग कीजिए और उस एक सेटिंग के अंदर आप पढ़ के उठिए कम से कम 40 से 50 पेज, या फिर 10 से 12 पेज, या फिर एक टॉपिक 2 टॉपिक। लेकिन पेज का मतलब ये नहीं कि यहां 10 टॉपिक हुआ, पूरा 10 पेज हुआ तो अब हम अगला पेज पढ़ेंगे नहीं। हाँ, वो टॉपिक पूरा करना है। किसी में 40 मिनट में हो जाएगा टॉपिक पूरा, कोई 45 मिनट में होगा, कोई 1 घंटा भी ले लेगा, लेकिन हमें वो टॉपिक पूरा करके उठना है अच्छे से। तो ये आपको इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, आप डेली के लिए आपको तय करना पड़ेगा। ये क्या है, डेली का आपका किलोमीटर है कि आज इतने किलोमीटर चले, आज इतने किलोमीटर चले, आज इतने किलोमीटर चले। तीसरी चीज, अब पढ़ तो लिए हो, पढ़ाई सिर्फ जैसे खाते हैं हम, खाने के बाद पचाना भी होता है। तो खाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, आपको प्रतिदिन 50 पेज पढ़ने, 3 से 4 घंटे में पढ़ जाएंगे। उसके साथ आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। आप में से 99% लोग रिवीजन नहीं करते और
आप अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, आपका दिमाग जो काम करता है वो ये करता है कि आपने कोई चीज अगर आज पढ़ी है, आज किसी चीज को रीड किया है, तो अगले दिन नेक्स्ट डे उसका लगभग 75% आप भूल जाएंगे। एक दिन के अंदर ही 75% क्या पढ़ा था वो भूल जाएंगे। लेकिन वहीं उसी रीड किए हुए चीज को आप एक सरसरी भरी निगाह से पढ़ भी लेंगे तो आप क्या करेंगे, उसका रिवीजन कर लेंगे। यानी कि आपने जो चीज 2 घंटे में पढ़ी थी उसका 10 मिनट में केवल रिवीजन कर लेंगे तो आप इसमें से 75% में से केवल 25% ही भूलेंगे। 75% आपको याद रहेगा। यह आपको करना पड़ेगा। फिर भी आप 75% तो भूल ही जाएंगे, 100% तो कभी नहीं होगा। 10, 15, 50 बार जब पढ़ लेंगे तब होगा वो तो। लेकिन अगर आप उसका 24 घंटे के अंदर एक बार रिवीजन कर लेंगे तो वो जो आपका रिटेंशन है, रिकॉल है, वो जल्दी हो जाएगा, जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो आप क्या करें, रिवीजन करें 1 घंटे। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे का रिवीजन बहुत जरूरी है। नहीं करोगे एग्जाम नहीं निकलेगा, पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो। चलो, उसके साथ एमसीक्यू, जितने टॉपिक पढ़ा, आज आपने मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ लिया, मध्य प्रदेश भूगोल के 150, 200, 300, 500 जितने भी आपको प्रश्न चाहिए उतने प्रश्न हल कर लो। कहां से कर लो, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हमारी, वहां से कर लो। नहीं की है तो आपके पास कोई बुक होगी, वहां से कर लो। तो उसी दिन पढ़ना है और उसी दिन एमसीक्यूज सॉल्व करना ही करना है, यह आपको याद रखना है। तो एक सिंपल सा नियम आपको बना लेना है। क्या बनाना है कि जो भी आपका टाइम है उसको 2 हिस्सों में बांटेंगे। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं प्रतिदिन तो 4 घंटे, 4 से 6 घंटे आप पढ़ेंगे और 2 से 3-4 घंटे में आप क्या करेंगे, आधे समय रिवीजन को देंगे और आधे समय एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिवीजन है। मैं आपको बता रहा हूं, रिवीजन नहीं करोगे एग्जाम नहीं निकलेगा। राइट, ये आपको करना ही करना है। अब इसके साथ एग्जाम गुरुजी की भी आपके लिए तैयारी है। एग्जाम गुरुजी के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, 2022 के लिए अपडेटेड नोट्स हैं। एक ये नया एमपी में पहली बार मेंटरशिप प्रोग्राम, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, ये जो आपकी जर्नी 1700 किलोमीटर की जर्नी को 170 किलोमीटर में कैसे तब्दील करना है उसके लिए प्रोग्राम है। एक अलग सी डिटेल वीडियो इसका बनाऊंगा, वहां पर इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को केवल 299 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं 5 मई तक। उसके बाद लेंगे 499 से कम की पूरे एग्जाम तक नहीं मिलेगी। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। पूरे 100 टेस्ट हैं, 6500 से ज्यादा प्रश्न इसमें आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। 50,000 लोगों के बीच में आपकी क्या रैंक आ रही है ये देखने को मिलेगा, क्योंकि आप ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे जहां पर 50 लोग दे रहे हैं, 50 लोग में आपने क्या कर दिया, टॉप कर गए। तो आप तो हो गए बढ़िया कि यार 50 लोग में हम टॉप कर गए, नंबर 1 पे नंबर 1 रैंक आ गई, और मालूम पड़ा असली में वो 50 के 50 गधे थे। लेकिन 50,000 में 50,000 के 50,000 गधे नहीं हो सकते। वहां तो आपको फिर घोड़ों के बीच में दौड़ना पड़ेगा, और घोड़ों के बीच में आप दौड़ोगे तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा कुछ विशेष सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं जो आपको रखनी है। पहली सावधानी, जुट जाने वाले समय में आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है ना, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब पे जो रील्स आप शॉर्ट्स आप देखते रहते हो ना, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, आप एक दिन बैठ के मेरे कहने पे कल एक काम कर लो। कल ये काम करो कि डायरी में नोट करो, कि आपके डायरी में भी नोट मत करना, मोबाइल के अंदर ही एक एप्लीकेशन होती है डिजिटल वेल बीइंग करके, आपकी सेटिंग में जाना, मोबाइल की सेटिंग में जाना और डिजिटल वेल बीइंग करके डिजिटल वेल बीइंग आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगी। और जाके देखेंगे तो आंखें फटी रह जाएंगी, ऐसे बाहर आ जाएंगे आपके। आप देखेंगे तो दिन का 4 से 5 घंटा आपका स्क्रीन टाइम है, और 4 से 5 घंटे में आप क्या चला रहे होते हैं, मेनली 3-4 चीजें चला रहे होते हैं। या तो फेसबुक चला रहे होते हैं, या इंस्टा चला रहे होते हैं, या यूट्यूब चला रहे होते हैं। जाके देख लेना, अभी सर्च कर लो मोबाइल में, इस वीडियो को देख रहे हो उसके बाद ही देख लो, डिजिटल वेलबींग निकालो अपने मोबाइल में और देखो कि आपका डेली का कंजप्शन 4 से 5 घंटे का है। ये 4 से 5 घंटे आप पर डे बर्बाद करते हैं। तो सबसे पहला काम, इनको क्या कर देना है, इस बर्बादी को आपको रोकना है। दूसरा काम, पढ़ते समय जब आप पढ़ने बैठे, जिसे आपने तय कर लिया है कि मुझे 40 से 45 मिनट की एक सिटिंग करनी है, यानी पढ़ने बैठना है, तो सबसे पहली चीज अपने मोबाइल को करो साइलेंट। साइलेंट करके उसको इतना दूर रख दो कि आपको उसको उठाने के लिए चलकर जाना पड़े अपने पास में। मतलब ऐसा मत रखो कि यहां टेबल पर पढ़ रहा और टेबल पर रख दिया, इतनी दूर रखो कि आपको चल के जाना पड़े। तब क्या होगा,
अब साइलेंट कर दिया। अब आप बोलोगे साहब इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएंगे। अगर आप भारत के राष्ट्रपति हो और आपके पास न्यूक्लियर कोड है और चाइना या पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हमला कर दिया और आपके पास पहुंचना जरूरी है क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर कोड है भारत के, तब तो मोबाइल आपके पास रखो, क्योंकि आप अगर नहीं रहे तो भारत पर हमला हो सकता है। अगर आप राष्ट्रपति नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप मंत्री नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, तो फिर आपके लिए आपकी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल को अपनी पहुंच से एकदम दूर रखेंगे। जितनी देर पढ़ रहे हैं, बीच में 10 मिनट का गैप ले लो, आप गाने सुन लो, लेकिन पढ़ते समय और टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ो देवताओं। ये लेट के जो बिस्तर पे आराम से पढ़ते हो उसमें कुछ भी दिमाग में नहीं जाता, सब बाहर जाता है। तो ये ऐसे पढ़ाई बंद करो। एक बैठक में 40-45 मिनट, इससे ज्यादा मत पढ़ो, क्योंकि उसके बाद आप पढ़ोगे तो सब दिमाग से ऊपर जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, सब बाहर। तो 40-45 मिनट की एक सिटिंग लगाई, मतलब तय करके बैठो कि मुझे आज दिन भर में 4 सिटिंग, 2 सिटिंग से स्टार्ट करो, 3 सिटिंग से स्टार्ट करो। सिटिंग का मतलब है कि पूरे मनोवेग से चारों तरफ घोड़े की तरह ऐसे बैठ के केवल पढ़ाई करोगे। मोबाइल आपसे दूर रहेगा, दिमाग वहीं रहेगा, कोई बाबू सोना दिमाग में नहीं आएगा। दिमाग को सिर्फ वहीं रखना है, स्थिर करना है, राइट। और पूरी नींद लेना है, अच्छे से सोना है, और यही आपको करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत जरूरी था। कैसा वीडियो लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।